अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत अपने दो पड़ोसियों से हमेशा बहुत ही परेशान रहा है। एक हमारा कट्टर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और दूसरा चीन। लेकिन बहनों भाइयों, ये गठजोड़ अब बड़ा हो रहा है। जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं वो भारत के खिलाफ एक ट्रायंगल तैयार कर रहे हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सम्मिलित है। ये एक समग्र चर्चा की चिंता की बात है, क्योंकि अभी चाइना ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री को बीजिंग बुलाकर उनके साथ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, इसको वो अफगानिस्तान की तरफ भी ले जाना चाहते हैं। ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का सबब है और इसके बारे में हमें चिंतन और इसकी रणनीति हमें तैयार करनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस देश के भीतर राजनीतिक दलों में संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं कूटनीतिक तौर पर दुनिया के कई मुल्कों में हमारे सांसद और उनका डेलीगेशन जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। आज समग्र मसले पर हम एक साथ इस विषय की चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, हमारे दो पड़ोसी, आप दोस्त बदल सकते हैं, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते हैं तो वो हैं पड़ोसी। अब भारत के साथ ऐसा मसला जुड़ गया है कि हमारे ये दो पड़ोसी हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। भौगोलिक रूप से उनके साथ रहना हमारी मजबूरी का कारण भी है। पहला जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है पाकिस्तान। दरअसल बंटवारे के बाद से ही नफरत की बुनियाद पर, खून और हिंसा की बुनियाद पर लाशों के ढेर पर खड़ा हुआ एक मुल्क, जो अपने को अलग होने के 75 साल के बाद भी आज भी आर्थिक बदहाली, बैंकरप्सी, जाहिलियत के कगार पर खड़ा हो, आतंकवाद के जहाँ पर आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई हो, उस पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाने में और भारत में अस्थिरता फैलाने में कोई कमी बेसी नहीं छोड़ी। पाकिस्तान वो इकलौता मुल्क है जिसने भारत की राह पर हर बार अड़चन डालने की कोशिश की, लेकिन ये इस देश का सब्र है कि हमने पाकिस्तान को हर बार सबक तो सिखाया, लेकिन हमने उसे माफ़ भी किया। लेकिन यही माफ़ी बार बार उसे फिर से अवरोध उत्पन्न करने को प्रेरित भी करती है। अब जब ये सब चल ही रहा था पाकिस्तान के साथ हमारा, तो हमारे पड़ोसी मुल्कों को में जो चल रहा है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं ख़तरनाक वर्ड का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि हमारे खिलाफ एक अलायंस बन रहा है और इस अलायंस में जो नेतृत्व करता है वो है चीन। बीजिंग जिस तरह की बदमाशियों पर आमादा है, बीजिंग में जिस तरह के भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और बीजिंग में जिस तरह से भारत के खिलाफ एक ट्रायंगल तैयार किया जा रहा है, हमें वक्त रहते इस नासूर को समझने की आवश्यकता है, इसको काउंटर करने की आवश्यकता है और इसको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रोकने की भी आवश्यकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्री बीजिंग पहुंचा। बीजिंग में अफगानिस्तान के भी कार्यवाहक विदेश मंत्री को बुलाया गया और चाइना का विदेश मंत्री ने बैठकर तीनों के साथ चर्चा की और अफगानिस्तान को ये समझाने मनाने के लिए कोशिश की गई कि अफगानिस्तान भी उनको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम सी पैक के नाम से जानते हैं, उसको अफगानिस्तान को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। बहनों भाइयों, अगर ये चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉरिडोर बनता है तो हॉट वाटर तक, अरब सागर तक चीन की सीधी पहुंच होगी। अभी चीन के सामान को, आर्थिक रूप से चीन की ज़रूरतों के लिए उसे पूरा प्रशांत महासागर पार करते हुए उसे इंडियन ओशियन होते हुए जाना पड़ता है। लेकिन अगर चाइना सीधे अफगानिस्तान पाकिस्तान से कनेक्ट होते हुए सीधे हॉट वाटर तक पहुंचता है, तो उसे प्रशांत महासागर और इंडियन ओशियन पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सीधे स्विस कनाल से निकालते हुए अपना सामान यूरोप तक भी ले जाएगा। मिडिल ईस्ट तक उसकी पहुंच कुछ घंटों में ही हो जाएगी। बहनों भाइयों, ये आर्थिक गलियारा जो बनकर लगभग तैयार है, उसमें अफगानिस्तान सम्मिलित नहीं है, लेकिन अब अफगानिस्तान को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक नाकेबंदी भारत की शुरू होने वाली है
और हमें इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाइयां सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं लड़ी जाती। लड़ाइयां आर्थिक मोर्चे पर लड़ी जाती हैं, लड़ाइयां ट्रेड पे लड़ी जाती हैं, लड़ाइयां कॉमर्स पे लड़ी जाती हैं, लड़ाइयां ऊंचे मनोबल से लड़ी जाती हैं। चीन जिस तरह का आचरण भारत के इस घटनाक्रम के साथ करने की कोशिश कर रहा है, अब हमको आक्रामक होकर अपनी विदेश नीति में एक देश के रूप में हमें चाइना को भी जवाब देने की आवश्यकता है। चाइना के साथ जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमको अरबों डॉलर का घाटा है, लेकिन चाइना को लेकर भारत को कोई सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान को भी अपने साथ सम्मिलित करने में कामयाब हुए, इन दिनों हमारा बांग्लादेश से भी संबंध खराब है, हम अगर अफगानिस्तान भी हमारे साथ से चला गया तो एक पूरा का पूरा सर्किल आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। आप सोचें कि अगर आप दुश्मनों से चारों तरफ घिरे हो, आप रात में सोएंगे कैसे? आपके लोगों की सुरक्षा, आपकी कूटनीतिक सुरक्षा, आपकी सामरिक सुरक्षा, आपकी आर्थिक सुरक्षा, सब कुछ दांव पर है। बहनों भाइयों, ये राष्ट्रीय विषय है और भारत को इसके बारे में चिंता भी करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि साहब ये उत्तर प्रदेश की बात करते करते देश की बात और कहाँ अफगानिस्तान चले गए, लेकिन बहनों भाइयों, न शहर कुछ है न प्रदेश कुछ है, हमारा देश सब कुछ है। ये देश रहना चाहिए, ये देश तरक्की करना चाहिए, इस देश की एकता अखंडता सुरक्षित रहनी चाहिए, इस देश के आर्थिक विकास में कभी कोई मुल्क अवरोध की तरह खड़े नहीं होने देना चाहिए। हमें उसकी रीढ़ की हड्डी पर प्रहार करना पड़े तो हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हमारी आर्थिक नाकेबंदी करने की कोशिश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर चीन करना चाहता है तो हमें जवाब देने की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में जो कुछ भी चल रहा है, ये 2 बयान मैं सुनाना चाहता हूं, फिर हम समग्र परिचर्चा आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित। पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनके घर में अभी भी मातम है। सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए। और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष सिंघवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और देश के जाने माने फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश गोयल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में मेजर जनरल रिटायर्ड एसके सिंह साहब भी हमें इस परिचर्चा में सम्मिलित होंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। आप रूलिंग पार्टी, आप ये जवाब दीजिए कि हमारे खिलाफ एक ट्रायंगल तैयार करने की कोशिश चाइना कर रहा है, भारत इसका जवाब किस तरह से देगा? देखिए ब्रजेश जी, जो आपने चर्चा आज की है वो उसी तरफ बढ़ रही है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अभी मान्यता नहीं मिली है। अपनी मान्यता लेने के लिए वो एक तरफ हमारी तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और अब दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना से भी बात कर रहे हैं। हर देश के साथ हर देश का अपना एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है, वो करता है। जहाँ तक भारत की बात है, जो बात आपने कही विषय चिंता का है कि भारत अपने चारों तरफ जो देश हैं उनमें कई हमें लगता है कि विरोध की सरकारें हैं, जो भारत को पनपते हुए, भारत को विकास को देखते हुए, आगे बढ़ते हुए भारत को देखने से उनको परेशानी है। और ख़ास करके चाइना, जो पाकिस्तान हमारा नेबर है ही है और जो वर्तमान में स्थिति है वो सब जानते हैं, और जो जब से देश बंटवारा हुआ तब से वो स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश भी उसी स्थिति में है,
अफगानिस्तान के साथ जो बातें हो रही हैं वो सामने जरूर ये चिंता का विषय। भारत सरकार इस पर चारों तरफ से अपनी जो भी डिप्लोमेटिक कार्य है वो करने में लगी हुई है और मुझे लगता है कि सरकार का विदेश मंत्रालय इस पर पूरी चिंता कर रहा है और कैसे इसका निदान किया जाए इस पर सरकार विभिन्न कोणों से सोच रही है और मुझे लगता है उस दिशा में सरकार अपनी पहल कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि आप सिंदूर के सौदागर हैं। देखिए, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं। विपक्ष एक तरफ साथ होने का ढोंग भी कर रहा है और दूसरी तरफ ये अकेला एकमात्र देश है जो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। पाकिस्तान पर हमला होने के बाद, उनका नुकसान होने के बाद भी वहां गीत गाए जा रहे हैं अपनी सरकार के, अपनी विजय के, और यहां हम जीत भी गए, हमने बुरी तरह मारा है, लेकिन हमारे यहाँ राजनीतिक दल चंद क्षुद्र स्वार्थों के लिए इस तरह का सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं पीके सहगल साहब को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं। सहगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ तो हमारे खिलाफ एक आर्थिक घेराबंदी की तैयारी चीन के अगुवाई में हो रही है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी स्थिति क्या है, क्या हमको भी अपने सैन्य सामानों पर और सैन्य रणनीति पर विचार करने की कोई आवश्यकता है? जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है तो हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे सेंचुरीज ओल्ड अफगानिस्तान के साथ में। चाइना जो है अभी लेटेस्ट प्लेयर है। चाइना केवल अपने हितों के को मान्यता देगा, वो वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, बिल्कुल उसी माफी जैसे बलूचिस्तान में कर रहा है। जैसे बलूचिस्तान लोग उसके खिलाफ हो गए, आने वाले समय में उसकी माफी अफगानिस्तान के अवाम भी उसके खिलाफ हो सकते हैं। इस समय अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी पैसे की कमी है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन के नहीं है, सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, वाटर रिसोर्सेज, इन सब में हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ी उनकी सहायता कर रहा है। आज से नहीं, पहले 25-30-40 साल से हिंदुस्तान कर रहा है। तो हिंदुस्तान ने तालिबान के आने के बाद भी इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तालिबान जो है वो साफ तौर पर जानता है कि पाकिस्तान जो है वो उसका दुश्मन है। पाकिस्तान तो चाहता था कि अफगानिस्तान की वजह से उसको डिफेंस इन डेप्थ मिले, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन किसी प्रकार से चीन सक्सेसफुल नहीं होगा। और आप ये कह रहे हैं जो आर्थिक, मेरा डीप कंसर्न इस बात का है कि चीन दोनों को एक टेबल पे लाने में कामयाब हुआ, अफगानिस्तान पाकिस्तान को, और वो सीपीसी कॉरिडोर पे उसको जोड़ना चाहता है। ये हमारे लिए बहुत ही सिक्योरिटी कंसर्न है सर। देखो, जहाँ तक सीपेक का ताल्लुक है, सीपेक उसका बलूचिस्तान में अगर सीपेक कायम रह गया तो बड़ी अच्छी बात होगी चीन के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका सीपेक जो है ऑलरेडी सनक कॉस्ट। बड़े पैमाने पर सीपेक 2200 किलोमीटर जो है बलूचिस्तान से होके जाता है। आए दिन उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, आए दिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाइना के इंजीनियर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, गुदार के ऊपर हमले हो रहे हैं। ऐसे में चाइना साफ तौर पर जानता है कि वहाँ का जो सीपेक है। आप क्या मानते हैं कि हमको खुले तौर पर इसका विरोध कर देना चाहिए, ओपनली अपोज करना चाहिए? देखो, हिंदुस्तान तो इसको शुरू से अपोज करता है। हिंदुस्तान ने कहा जो सीपेक की शुरुआत हुई है, जो हिंदुस्तान से पीओके से हुई थी, वो हमारी सेंसिटिविटी को उसने नजरअंदाज किया। जब लेकिन अफगानिस्तान से करता था, इट डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर। वो हिंदुस्तान के पीओके को इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या आप ये रिकमेंड करते हैं कि भारत को अपने ट्रेड को थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि हम चाइना पर प्रेशर पुट ऑन कर पाए? 100% इससे किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हमको अपना जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, उसको कम करना चाहिए। जबरदस्त कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ी जबरदस्त अभी डिपेंडेंस है। ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन अवेलेबल नहीं है। खास करके जब मैं देख रहा हूं कि ट्रंप जैसे लीडर ट्रेड को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। करना चाहिए, हमारी सरकार भी इसको करना चाहती है, लेकिन सरकार की मजबूरी है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन नहीं मिले 3-4 चीजों के लिए। एक, हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बड़ी डिपेंडेंट है। दूसरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल वहां से आता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल उधर से आ रहा है। फिर हमारा जो बहुत सारा फीड स्टॉक है आपके पशुओं जी, थैंक यू सर। जी, उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है अभी तक। जी सर, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा सर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सुरेश गोयल साहब मौजूद हैं, बहुत ही
जाने माने ख्यातिलब्ध डिप्लोमेट रह चुके हैं। गोयल साहब, बहुत शुक्रिया फिर से हमें समय देने के लिए। ये जो चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक ट्रायंगल आर्थिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश, घेरेबंदी की कोशिश कर रहे हैं, यह वाकई में आपको ये एक गहरी चिंता का विषय है, या फिर अब हमें इस मामले पे हमारा कोई खास रोल नहीं बचा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि तरह की रोल नहीं बचा है या खास चिंता का विषय है। मैं ख्याल है जल्दबाजी कर रहे हैं। मैं आपको एक दो चीजें कहना चाहूंगा। जहां तक सीपीईसी का एक्सटेंशन अफगानिस्तान का करने वाली बात थी, ये कोई नई चीज नहीं है। इसके बारे में 10 साल पहले अभी बातचीत हो रही थी, जब सीपीईसी शुरू हुआ था, तभी ये कहा गया था एक्सटेंशन अफगानिस्तान के थ्रू होकर के सेंट्रल एशिया में जाएगा। लेकिन फिर वहां पर तख्ता पलट हुआ, बातचीत अलग हो गई, पाकिस्तान में हालात बदल गए। ये तो ये मामला ठंडा ठंडा पड़ गया था ये। लेकिन ये मामला नया नहीं, पुराना है ये। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें तालिबान गवर्नमेंट की और अफगानिस्तान की, आपको ये भी याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और उसके टाइम ने एक डिसइंफॉर्मेशन शुरू करी थी कि हमारे मिसाइल्स अफगानिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान सरकार ने ही, तालिबान सरकार ने कहा था कि ये जो पाकिस्तान बोल रहा है बिल्कुल गलत बोल रहा है। उन्होंने उसको डिनाई किया था ये। तो वो हमारे साथ रहे थे उस टाइम पर। आखिरी तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में काफी झगड़े हैं। हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तान में है, जो टीटीपी है और पाकिस्तान में जो सरकार है, टीटीपी के हमले पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हैं, उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं ये। और बल्कि पाकिस्तान इसीलिए जो तालिबान के लोग हैं पाकिस्तान में, उनको एज ए रिफ्यूजी पुश करके वो अफगानिस्तान वापस भेज रहा है ये। तो काफी सारे पेच हैं इसमें, इतना कहना आसान नहीं है कि ये ट्रायंगल बन रहा है जी। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, चाइना कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान का जो लिंक है पाकिस्तान से वो बना रहे, टूटे नहीं। तो चाइना की सिक्योरिटी है वो भी तालिबान के, और इसीलिए वो चाहता है कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान की हमारे साथ रहे। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत का और तालिबान के इंटरेक्शन हालांकि रिकॉग्निशन है, लेकिन उनसे हमारे बातचीत होती रहती है, इंटरेक्शन चालू है, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और तालिबान, मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि हमको तालिबान से रिश्ते जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? क्या हम डिप्लोमेसी स्टार्ट करें और कम से कम दूतावास तो स्टार्ट करें? क्या कोई तालिबान के साथ काम करने में भारत सरकार को अड़चन है? जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं ये? जी, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, जहां तक दूतावास का सवाल है, अभी दूतावास, क्योंकि एक तरह से जब तक एक देश रिकॉग्नाइज नहीं हो जाता है इंटरनेशनली, तो वहां पर दूतावास खोलना जल्दी होगा। लेकिन दूतावास का भी हम आपस में काम कर, और हम कर रहे हैं वहां पर। तो मेरे ख्याल में सही स्ट्रैटेजी है ये। दूतावास खोलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सर। बातचीत के रास्ते में, और हमारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। मैं पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। समाजवादी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता सुनील साजन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जी, स्वागत आपका। विपक्ष ये आरोप क्यों लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या उसके लीडर सिंदूर के सौदागर हैं? देखिए ब्रजेश जी, जब हमारे देश पर आतंकी हमला हुआ और उसके बाद सरकार ने जब ये फैसला किया कि हम इस आतंकी हमले का जवाब देंगे, इसका बदला लेंगे, तो सेना के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ समूचा विपक्ष, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया कि आप घुस करके मारिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने सेना को खुली छूट दे दी। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी, वैसे ही सेना ने पाकिस्तान में घुस करके मारा, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि इनके पास परमाणु हथियार है। भारतीय सेना के लिए कोई माने नहीं है जी। वो पाकिस्तान में जब घुसे, अगर
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेक दिए होते तो आज पाकिस्तान का नक्शा बदल गया होता। आज जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का विदेश मंत्री चाइना नहीं गया होता मीटिंग करने। पता नहीं कोई होता कोई नहीं हो होता, सकता है कोई कि शहर होता, चंदौली में कोई आप नहीं लोग होता। उसको बंधक बना के बिठाए ये होते। भारतीय सेना की इतनी क्षमता है भारतीय सेना की। लेकिन अब सवाल लोग पूछते हैं कि अभी भी कहा गया कि कभी हमारे साथ खड़े होते हैं, कभी हमारे खिलाफ। जब आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे तब हम लोग पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ था। जब प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए तो हमारे सवाल हैं। और सवाल क्यों नहीं बनते? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गांव में कहावत है, घुमंतु प्रधानमंत्री हैं। जब से बने तब से घूम ही रहे हैं, लेकिन जब देश पर संकट आता है तो कौन आपके साथ खड़ा है? क्या आपकी डिप्लोमेसी है? तो सवाल यह है, बीजेपी, देखिए मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जब अपनी देश की सेना ब्रजेश जी युद्ध कर रही थी तो बीजेपी और मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे जब सेना युद्ध लड़ रही थी। तो ये तो बेसिक अंतर है ना। अब आप मीडिया के सहारे, मैं एक कड़वी सच्चाई कह दूं, उसमें मैं भारत समाचार को नहीं रखता हूं। मैं बड़ा सम्मान, बड़ी इज्जत करता हूं भारत समाचार की। निष्पक्ष होकर के भारत समाचार अपनी खबरें दिखाता है, लेके आता है। लेकिन देश का लगभग मीडिया देश के गंगाधर को पिछले 11 सालों से शक्तिमान बना रहा है, लेकिन गंगाधर जैसे ही घूमते हैं गंगाधर ही रुक जाते हैं, शक्तिमान नहीं बन पा रहे हैं। क्यों शक्तिमान नहीं बन पा रहे हैं? आप कभी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने लगेंगे, फिर मिशन सिंदूर पूरा देश कह रहा सक्सेस रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे नसों में खून नहीं है, सिंदूर है। तो सिंदूर महापुरुष, कम से कम जिस तरीके के भाषण आप देते हैं, एक बार चाइना के खिलाफ बोल के दिखाइए। हम लोगों को याद है, ब्रजेश जी आपको भी याद होगा, पूरे देश को याद है, स्वर्गीय नेताजी लगातार सदन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से ये कहते थे कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं, असली दुश्मन चाइना है। करेक्ट, ये बात पाकिस्तान कहते को थे। तो जब तो चाहेंगे चीन को तब उसका दुश्मन नक्शा नंबर बदल 1 कहते देंगे। थे। ये बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आ रही है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको आज अरे सेना ने पाकिस्तान को घुसकर मारा, उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ा दिए। तो अगर सफल नहीं है तो क्या है? ये सफलता ही तो कही जाएगी सर। ब्रजेश हम तो कह रहे हैं सफल है। मैं कह रहा हूं कि आपने सेना को जब खुली छूट दी तो सेना ने 90 घंटे में यह करके दिखा दिया। अगले 90 घंटे अगर आप और दे देते, घुटने नहीं टेकते अमेरिका के सामने, अरे कुछ अटल जी से सीख लेते, कुछ इंदिरा जी से सीख लेते। जब अटल जी नहीं झुके अमेरिका के सामने, आप झुक गए, और तब झुक गए जब पूरा देश आपके साथ खड़ा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सिंदूर महापुरुष ने देश के 144 करोड़ लोगों के मन को आहत किया है। जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ने तो कल बीकानेर में क्लियर किया कि अब पाकिस्तान का किसी तीसरे का कोई योगदान नहीं है। उनके कटोरा लेके घूम रहा होता आज की डेट में। उन्होंने हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की, किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। जयशंकर भी साफ कर चुके हैं कि अमेरिका का रोल नहीं है। ये 2 स्टेटमेंट आए हैं सर, आप इनकी बात का भरोसा करते हैं या नहीं? देखिए, मैं उनकी सबकी बात का भरोसा करता हूं, और उनसे ज्यादा मैं भरोसा कर रहा हूं ब्रजेश मिश्रा जी पे। मैं आपसे केवल जानना चाहता हूं, या आपके सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, ब्रजेश मिश्रा जैसा बड़ा पत्रकार, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, सेनाएं लड़ रही थी, हमले हो रहे थे, तो सीज फायर की पहली खबर आपने कहां से ब्रेक की? पाकिस्तान ने की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, या ट्रंप की तरफ से? बड़ा तगड़ा बाउंसर मारा आपने। और अगर आपने ट्रंप के ही ट्वीट से दुनिया ने जाना, मैंने भी जाना। नहीं, सवाल ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर सर। तो इसका मतलब मैं कि ट्रंप है ना बीच में। यस। अच्छा, अभी भी बीजेपी कह रही है मिशन सिंदूर जारी है। जिस दिन से ट्रंप ने कहा है कि फायर सीज है, उसके बाद कितने हमले हुए पाकिस्तान पे? नहीं हुए ना। तो आप झूठ मत बोलिए, आप सिंदूर पर राजनीति मत करिए। शहीदों पर, जो हमारे निर्दोष शहीद हुए हैं, आतंकवादियों ने जिनकी निर्मम हत्या की है, उन पर आप झूठ मत बोलिए, और देश से झूठ मत बोलिए। और मैं केवल एक बात कह के खत्म करूंगा कि आप लगातार 11 साल से कोशिश कर रहे हैं
कि गंगाधर से शक्तिमान बन जाएं। थैंक यू लेकिन सर, असलियत यह बहुत है शुक्रिया। कि गंगाधर ही है, शक्तिमान नहीं है। ओके, मनीष सिंघवी, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और आप मुझे इस बात को बताएं कि ये चीन जो कुछ भी आर्थिक घेरेबंदी की हमारी कोशिश कर रहा है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी बीजिंग पहुंच रहा है और पेइचिंग में अफगानिस्तान वाले भी पहुंच रहे हैं। ये चल क्या रहा है? असल में बीजिंग का पहले नाम पेइचिंग था, तो भारत सरकार के डिप्लोमेसी में अभी भी उसे पेइचिंग कहते हैं। मनीष जी, गो अहेड। नहीं, पेचिंग ही है, पेंच तो बहुत तगड़ा लड़ाए हुए है। हाँ, मैं दो तीन हिस्सों में अपनी बात को कहूँगा। एक तो जो आर्थिक मुद्दा आपने उठाया है, जबकि दुर्भाग्य देखिए कि काबुल और इस्लामाबाद के रिश्ते बहुत ख़राब हैं और काबुल की लगातार हम मदद करते रहे हैं 3500-4000 साल से, और अभी भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं। उसके बाद भी काबुल के मिनिस्टर को वहाँ बुला लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो डिप्लोमेसी है वो कमज़ोर पड़ रही है। ये बात मैंने पिछली बार डिबेट में जब आया था तब भी कही थी कि IMF वाला जो मसला हुआ वहाँ पर भी हम फेल किए, और अभी जब काबुल वहाँ जाकर बैठ जाता है तो भी हम फेल कर रहे हैं, क्योंकि हम तो 35-40 साल से उनके साथ खड़े हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी लगा रहे हैं। और ये तब है कि जब काबुल और इस्लामाबाद के रिश्ते बहुत खराब हैं, वर्स्ट है इस समय, वर्स्ट हाँ, है। इस समय तो उसके बहुत बाद ही भी उनको खराब बुला के बैठा लिया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए चीन की अगर बात करिए तो चीन पर जिस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, हमारा ट्रेड कैमरे पे डेफिसिट सर। 99.2 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और आप जानते हैं उसमें हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? उस कैमरे पे। 113.5 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और मात्र 14.3 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको और आश्चर्य होगा कि ये 2013-14 का जो फाइनेंशियल ईयर था उससे भी एक्सपोर्ट हमारा गिर गया है। ये तब है जब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या, इनोवेशन इंडिया, क्या क्या पिछले 11 साल में चलता रहा। तब ये स्थिति है कि एक्सपोर्ट लगातार गिर रहे हैं और इंपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं। ये पहली बात। ये चाइना का आप कंपैरिजन दें। जी, और ये भारत सरकार का डेटा है। ये भारत सरकार का डेटा है, ये भारत सरकार का डेटा है, ये इकोनॉमिक सर्वे के डेटा डेटा के है। ऑथेंटिफिकेशन की जिम्मेदारी आप हमें 100% मेरी बोलिए, है, go ahead। 100% मेरी है। दूसरी बात, अगर आप पॉलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर चलिएगा, जिस दिन पहलगाम का हमला हुआ सब पूरा देश इस बात को मान रहा था कि खुफिया तंत्र का फेलियर था। सिक्योरिटी का फेलियर इसलिए था क्योंकि वहां पर 2000 से ऊपर टूरिस्ट थे और उतने संवेदनशील इलाके में सिक्योरिटी नहीं थी। तीसरी बात, वो आतंकवादी जो मारकर भाग गए अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, वो भारत में ही हैं या पाकिस्तान लौट गए हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जी। पांचवी महत्वपूर्ण बात जिस पर बहुत डिटेल में आदरणीय सुनील साजन जी ने कह दिया, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा कि जब हमारी सेना जीत रही थी तो वापस सीज फायर अमेरिका के कहने पर क्यों किया गया। छठी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप चीन की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं। अगर आप देखिए गलवान के बाद अगर आप देखिए तो चीन लगातार चढ़ा हुआ है और हम खामोश होकर बैठे हुए हैं। मतलब चीन ने हमारे 65 में से, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं चीन बात हम पूरी पर कर चढ़ा हुआ है? मैं पूरी कर लूं बात अपनी। चीन की मैं इतनी औकात डेटा थोड़ी हम पे चढ़ लेकर लेगा जी। डेटा लेकर आया हूं, मैं अच्छा, अपनी बात बोलिए। पूरी कर लूं। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स गलवान प्री गलवान स्थिति में हम नहीं पहुंच पाए, यानी चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया है। पेट्रोलिंग पॉइंट 5 से 17, 24 से 32, 37, 51, 52, 62 इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चाइना का कब्जा है। 1962 वॉर के हीरो मेजर शैतान सिंह, उनका जो मेमोरियल था वहां तक चाइना घुस गया है। वो पहले भारत में था, वहां तक चाइना घुस गया है, अब वो बफर जोन बन गया है। ठीक है। उसके बाद जनवरी 2023 में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने खुद कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई न आया है, और मनोज पांडे जी ने कहा कि जो 21 राउंड की बात चल रही है हमारे और चाइना के बीच में, ये प्री गलवान के स्टेटस को के लिए चल रही है। तो साहब अगर वो घुसे नहीं थे तो आप 21 राउंड बात क्यों कर रहे थे? उसका असली महत्वपूर्ण मसला, इनके अपने सांसद हैं तापिर गाव साहब, पिछले 19 से 24 वाले में थे। उन्होंने लोकसभा के पटल पर खड़े होकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 50-60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर चाइना ने कॉलोनीज बना ली हैं। ये तापिर गाव का स्टेटमेंट है, इसको चेक किया जा सकता है। अभी आपने जब अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी, ऊंचे मनोबल की बात की थी। मैं ऊंचे मनोबल शब्द का इस्तेमाल किया था आपने, मैं ऊंचा मनोबल बता दूं। अभी इसी फरवरी में एक पॉडकास्टर ने आदरणीय जयशंकर साहब का इंटरव्यू लिया। मुझे अनुमति दीजिए, मैं 4 लाइन पढ़ दूं और आपको ऊंचा मनोबल, अनुमति दे दी, 4 लाइन पढ़ दूंगा बस, आपको ऊंचा मनोबल पता चल जाएगा। इन्होंने चाइना के मसले पर जवाब दिया, लुक दे यानी चाइना आर द बिगर इकोनॉमी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू एज ए स्मॉलर इकोनॉमी। मतलब सुनिएगा, एज ए स्मॉलर इकोनॉमी आई एम गोइंग टू पिक अप अ फाइट विद द बिगर इकोनॉमी। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग रिएक्शनरी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। यानी बता रहे हैं कि हम चाइना से लड़ेंगे, कॉमन सेंस से कैसे लड़ जाएंगे हम? ये ऊंचा मनोबल है जयशंकर साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं वीरेंद्र जी को भी इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये जो हमारी आर्थिक घेराबंदी की कोशिश हो रही है
चाइना का, बांग्लादेश का इशू देखें, पाकिस्तान तो खैर हमारा घोषित दुश्मन मुल्क है, अफगानिस्तान का भी आचरण मुझे बीजिंग में बड़ा हैरान करने वाला था जब इन सब के विदेश मंत्री वहाँ इकट्ठा होते हैं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने की बात करते हैं। ये हमारे लिए कितना बड़े कंसर्न का विषय है। देखिए, हमारे जितने पड़ोसी हैं उसमें अगर नेपाल को और श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हमारे लिए कुछ न कुछ तनाव पैदा कर रहे हैं और इन सब का सूत्रधार यही चीन है। लेकिन बड़ी हैरत होती है कि अमेरिका की कौन सी नीति है जो चाइना से लड़ने को तो आता है लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को डांट फटकार नहीं पाता है। वो पाकिस्तान जो चाइना की गोद में बैठा है। तो ये अमेरिका की नीति बड़ी खराब है और गड़बड़ है कि वो एक ऐसे पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा दे रहा है भारत के सम्मान में, जो चाइना की गोद में है और जो उसके कभी उसको अपना बड़ा भाई नहीं मानेगा। अफगानिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की, भारत का साथ दिया, लेकिन बीजिंग में 3 दिन पहले ये लोग मिले और कहा कि हम वहाँ एक इकोनॉमिक गलियारा बनाएंगे। तुम गलियारा बनाओ, रास्ता बनाओ, नदी बनाओ, हाईवे बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन अगर पीओके से बनाओगे तो भारत की संप्रभुता और भारत की स्वतंत्रता को चिंता जायज है और हम उस पर विरोध करेंगे। ब्रजेश जी, हम किसी को साधने में नहीं लगे हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं। गांव में चाहे कोई कितना अमीर हो जाए, ताकतवर हो जाए, अगर पड़ोसी दुष्ट निकल जाता है तो वो दिन भर में 2-4 ढेला फेंकते रहता है, बरबराते रहता है। और जो बड़ा आदमी है, जो पैसे वाला और जो बड़ा आदमी है, वो सोचता है इसको इग्नोर करो, ये कीचड़ में पत्थर मारने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तब उसको कार्रवाई करनी पड़ती है। पूरी दुनिया को ये देखना होगा कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ प्रेम और सौहार्द चाहता है। भारत के 5 राज्यों की सीमा चाइना से लगती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और कई सारे राज्य हैं, सिक्किम भी है उसमें, और इस तरह से हिमाचल, उत्तराखंड सब हैं। लेकिन समस्या इस बात की आती है कि हम जिनको प्रेम सम्मान देते हैं उनकी आंख तो बहुत छोटी है, गोली गोली भर के, लेकिन लाल लाल दिखाते रहते हैं। और जितना एक भारत का लंबा चौड़ा जवान होगा उतने 3 चाइना वालों लोग मार के गिरा दे, इतनी लंबी चौड़ी शरीर है। लेकिन हमने कभी पहले हाथ नहीं उठाया। आज वो पड़ोसी के रूप में पट्टीदार बन रहे हैं और दुश्मनी अदा कर रहे हैं, तो इस पर भारत की चिंता स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। आज जरूरत है कि भारत संगठित होकर इस चीज को रोके, इसका विरोध दर्ज कराए। अब व्यापार भी चलेगा और विरोध भी होगा, झालर भी जलेगी, खिलौना भी आएगा, तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आएंगे और विरोध भी होगा। और हमारे पैसे से तुम अपना यहाँ जो है रोशनी मनाओगे, होली दिवाली पे हमसे करोड़ों रुपए वसूल ले जाओगे। इस पर चिंता करना है कि चाइनीज फ्यूज माल भारत में ना घुसने पावे। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि पाकिस्तान में बगल में न कोई युद्ध हुआ, न जीते और जश्न मना रहे हैं रोज। सैन्य शासक को फील्ड मार्शल बना रहे हैं। आप देखिए, मारे गए और उल्टे मेडल ले रहे हैं कि हमने जीत लिया, है ना। तो आप ये देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान दुनिया में एक नए तरह के सैन्य दर्शन का जो है प्रतीक बन रहा है। भारत से जलील हुए और खुद को विजेता घोषित कर रहे हैं, वहां रैलियां निकाल रहे हैं। ये किसके वजह से हो रहा है? पैसे का इंतजाम पीछे से है, माल पानी देने वाले, इसलिए ये सब हो रहा है। आज
विस्तारवादी नीति का संकट जो है चाइना ने जो फैलाया है वो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम एक नालायक पड़ोसी को उसकी नालायकी उद्दंडता करने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं जी। वो हमारा ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा लेकिन परेशान करेगा। हम उस परेशानी से निपटने का दम रखते हैं। भारत को कूटनीति का सहारा इसमें लेना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे जिसका सामान भी नकली हो, जिसका ईमान भी नकली हो, उसके वजूद पर शक करना बनता है और उस पर शक किया जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जब जब मौका पड़ा है तब तब दगा किया है जी। तो इन तीनों पर नज़र रखना ज़रूरी है। फिलहाल हम किसी से कम नहीं हैं। ये भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की धरती है और सुनिएगा कि ये आज़ाद भगत सिंह की धरती है। हमने ना सीखा है छिप जाना और शब्दों से पार हुई बात, तो खरीद लिए हैं हमने भी हथियार। वो हमको चुनौती देते हैं जी। अपने धोखे और गंदी नीयत से। हम न झुकेंगे, हम न मिटेंगे, हिम्मत है तो आ जाना आपकी तुम भी अब की बार। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि कई बार युद्ध हमको सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं और सिर्फ बहुत बड़ी सेना होने पर ही नहीं बल्कि ऊंचे मनोबल के साथ जीता जाता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है। मैं दूसरा चरण इस परिचर्चा का शुरू करूंगा। मेजर जनरल एस के सिंह साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं रुख करूंगा इस वक्त हीरो वाजपेयी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, डिबेट के पहले राउंड में सुनील साजन ने कुछ गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात को लेकर, स्पेशली सीज फायर को लेकर उन्होंने सवाल उत्पन्न किए और चीन पर हमारी नीति को लेकर मनीष सिंघवी के भी कुछ गंभीर प्रश्न हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों के सवालों के जवाब आप इस राउंड में ज़रूर देंगे। देखिए, मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से भारत के लोकतंत्र में विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये देखिए, ये दर्शाता है कि आप अपनी, कोई कहता है छुटपुट घटना थी, कोई कहता है छोटा युद्ध था, कोई कहता है पाकिस्तान जश्न मना रहा है। मुझे लगता है वो तो अपने 71 के वार में भी जश्न मनाता है, छुट्टी रखता है उस दिन। वो कहता है हम ही जीते हैं क्योंकि हमारी कूटनीतिक जीत हुई है। उस समय का नेतृत्व तो लाहौर तक चला गया था, लेकिन हमने वो छुड़वा लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। पीओके नहीं खाली करवाया हमने, उस समय अपने 93,000 सैनिक छोड़ दिए, अपने 54 नहीं छुड़वाए। तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं और विपक्ष कुछ कहता है, पर भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन का उस समय जनसंघ कभी इन विषयों पे सवाल नहीं उठाया। देश की सेना देश के नेतृत्व के पीछे खड़ा रहा। जबकि कमियां गिनाने पे आए तो आज उन 54 जो सैनिक हैं उनकी जो घर परिवार है वो बिलख रहे हैं, लेकिन वो निर्णय ऐसा था जिस पर बार बार कहने में भी कष्ट होता है। और जहां तक बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, मुझे लगता है ये बात याद कर लेनी चाहिए। और सुनील साजन जी बात कर रहे थे कि आदरणीय नेताजी ने चाइना पे कई बार कहा है कि वो बड़ा दुश्मन है। पक्का है, पक्की बात है, वो विश्व की बड़ी ताकत है, भारत का पड़ोसी है, भारत के विकास से उसको चिढ़ है, तो जरूर हमारे साथ एक पक्का दुश्मनी, और हमारे उसके बीच में सीमा को लेकर भी झगड़ा है। पर ये झगड़े किसने पैदा किए, पीओके कैसे बना, अक्साई चीन कहां से कैसे गया, उस नेतृत्व की सुनील साजन को चिंता करनी चाहिए। उससे गलबैयां बांटकर चुनाव लड़ने में सुनील साजन का एक आरोप है, केवल चंद और वो अपने आरोप में एविडेंस भी प्रस्तुत करते हैं कि सीज फायर ट्रंप ने कराया। नहीं, गलत बात है। ट्रंप को पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हो रहा है, पाकिस्तान किसी को बता दे और कोई बोल दे उन्होंने 10 में से 8 बार मना किया कि नहीं मैंने नहीं किया, तो ये लोग ट्रंप के साथ क्यों खड़े हैं? इन्हें भारत की अपने नेतृत्व की बात पर विश्वास नहीं है, ट्रंप पे विश्वास है। अभी ट्रंप मोदी की बड़ाई कर दे तो फिर ट्रंप बुरा हो जाएगा, तब ट्रंप की बात पर विश्वास नहीं रहेगा। दरअसल मोदी का विरोध करते करते ये लोग भारत देश, भारत के वैभव, भारत के इतिहास, भारत की जीत, भारत की सेना, सबका विरोध करने लगते हैं और घूम फिर के फिर आ जाते हैं सेना के पीछे। इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो एक वोट बैंक नाराज हो जाए तो कहते हैं सेना की बहादुरी पे हमें ना आ जाए। मैं आउट ऑफ टर्न सुनील साजन को लेके आता हूं। नेतृत्व की बहादुरी होती है, क्यों नहीं 71 में बहादुरी दिखाई आपने? इतनी सेना अंदर तक घुस गई थी, आपने क्यों नहीं बहादुरी दिखाई? क्यों छोड़ दिए अपने सैनिक? ठीक,
मैं अब सुनील साजन को आउट ऑफ टर्न लेके आता हूं, फिर एसके सिंह साहब और गोयल साहब के पास भी चलूंगा। जी सुनील जी, जी जवाब तो करारा दिया है। देखिए, जवाब अगर दिया होता तो मैं कुछ बोलता ही नहीं, मैं उनका धन्यवाद बोल देता। ये बीजेपी के लोग लगातार ये कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे। आपको गलतफहमी है। मोदी जी भारत हैं क्या? मोदी जी हिंदुस्तान है क्या? नहीं है। और जब भी आपसे सवाल पूछो, आप कहां छिपते हो? सेना के पीछे। आप सेना की नहीं मान रहे हैं, आप सेना की नहीं मान रहे हैं। अरे सेना की तो मान रहे हैं, सेना को तो शक्तिमान मान रहे हैं हम। आपको गंगाधर कह रहे हैं। आप कब तक, आप बता दीजिए, क्या पुलवामा के आतंकी पकड़ लिए? पहलगांव के आतंकी मारे गए? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जश्न मना रहा है। हो सकता है इसलिए जश्न मना रहा हो कि उसे लगा हो कि भारत की सेना हमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। हो सकता है इसलिए जश्न मना रहा हो कि ट्रंप के कहने पर आपने सीज फायर कर दिया, नहीं तो उसका तो नक्शा बदल गया होता अब तक। तो आप अपनी नाकामी को मत छिपाइए और वाजपेयी जी रुकना पड़ेगा थोड़ा। भाषण में मत दिखाइए। बहादुरी दिखाइए। देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लड़ने के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब आप युद्ध करोगे तब हम आपके साथ हैं। जब आप सरेंडर करोगे, घुटने टेकोगे, तब हम आपके साथ नहीं हैं। तब हम आपसे सवाल खड़ा करेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया सुनील आप जी। बता दीजिए, रिजांगला शहीद स्मारक थैंक यू कहां सर। था, आज कहां थोड़ा गया? वक्त का अभाव है चाइना सर। घुस रहा, उस पर आप चुप थोड़ा कोऑपरेट करें सर। चाइना पे भी तो कुछ बहादुरी दिखाओ। धन्यवाद। मेजर जनरल एसके सिंह साहब रिटायर्ड हमारे साथ इंडियन आर्मी से मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत स्वागत और धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह भारत के खिलाफ एक गलियारा आर्थिक रूप से तैयार हो रहा है, जिसमें चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, जो अभी बीजिंग में बैठक भी तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की हुई, ये हमारे लिए कोई चिंता का विषय है? ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ज्वाइन कराने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रश्न आपने उठाया है, ये एक बहुत चिंता का विषय तो जरूर है भारत के लिए, फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और देखिए, चीन दो मकसद से कर रहा है। एक तो अफगानिस्तान में भी एंट्री वो इस वजह से चाह रहा है कि अफगानिस्तान जो है एक बड़ा रिच, मिनरली रिच अदरवाइज एक कंट्री है। और दूसरी चीज, एज एन ऑल्टरनेट रूट उसको मिलता है, क्योंकि सीपीईसी जो बना रहा है वो पाकिस्तान के थ्रू, वो भी अपना ही उसका मकसद है। उसका पाकिस्तान का मदद करने का मकसद नहीं है, उसका अपना मकसद है, क्योंकि उसको उसके ट्रेड में और हर चीज में उसको जो है फायदा रहेगा, एंड करोड़ों डॉलर्स का उसको फायदा रहेगा। और दूसरी चीज, अफगानिस्तान से एज एन ऑल्टरनेट रूट। और साथ में ये चिंता का विषय भारत के लिए इसलिए है क्योंकि उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है, एंड वो जो क्लेम करता है अपने 5 फिंगर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 5 फिंगर, आपको मैं फिर से एक चीज बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर एंड ये अपना नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा एरिया वो क्लेम करता है। और वो इसी वजह से, देखिए, बाउंड्री आज तक क्यों नहीं सॉल्व हुई? चाइना ने हर अपनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री सॉल्व कर ली है, सिवाय भारत के साथ। अब वो करेगा भी नहीं, आप चाहे जितनी भी जोर लगा लीजिए, कभी नहीं करेगा। जितना भी डिप्लोमेटिक लेवल पे आप पहुंच जाइए, हाईएस्ट लेवल, फिर भी नहीं होगा। उसका एम ही यही है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्हीं के चाइना में ही लिखा गया है, किसी ने पेपर में छापा था, एंड जो रिसर्च की गई, जिस हिसाब से उनकी सेना जो बढ़ रही है, वो ये कहते हैं कि चाइना ने प्लान किया है कि अगले 30 साल में 5 युद्ध लड़ेगा। सबसे पहला युद्ध वो ताइवान के साथ लड़ेगा, फिर उसके बाद रशिया का नंबर है, भारत का नंबर है, जापान का नंबर है, और आखिरी में अमेरिका के साथ लड़ाई करेगा, क्योंकि चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के साथ नंबर 1 सुपर पावर बनना चाहता है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। आज मेरी चिंता सर ये भी है कि अगर सीपीईसी में अफगानिस्तान को ये जोड़ ले गए, और अगर सीपीईसी में अफगानिस्तान जुड़ा, तो ये एक मिलिट्री मोबिलाइजेशन भी चाइना अपनी फोर्सेस का कर सकता है ना। अभी तो ट्रेड के नाम पर आपको रखा है, जरूरत पड़ेगी मिलिट्री भी पहुंचा देगा। बिल्कुल पहुंचाएगा। लेकिन एक चीज मैं बतला दूं, जो मेरी ये पर्सनल राय है, कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो चाइना उसमें जान माल इक्विपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मदद कर सकता है, लेकिन अपना फ्रंट एक्टिवेट नहीं करेगा। ये मेरी रीडिंग। ऑलराइट, शुक्रिया सर, प्लीज कंटिन्यू विद अस। मैं सुरेश गोयल साहब को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईरान हो या पश्चिम एशिया हो या सेंट्रल एशिया हो, अगर ये अफगानिस्तान को अपने साथ लाने में कामयाब चीन हुआ, तो फिर हमारी काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए?
सर आपने आवाज म्यूट कर रखी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसे ऑन कर दें। हाँ यस, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। जी देखिए, जहाँ चाइना को अब अपने साथ में लाने वाली बात है, ये डायनेमिक चलती रहेगी, कोशिशें जारी रहेंगी, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने पहले कहा, चाइना के लिए बेसिक रिवैलरी एशिया में इंडिया के साथ में है, और वो किसी भी हालत में इंडिया को कंटेन करना चाहता है ताकि भारत अपनी क्षमता से आगे और अपने जो उसका एम्बिशन है, जो उसकी सही जगह है, वहां पर नहीं पहुंच पाए जी। तो हमारी पहली तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि चाणक्य के मुताबिक साम दाम दंड भेद। चाणक्य चीन से हमारे रिश्ते कभी भी ऐसे नहीं हो पाएंगे कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि वो हमारे लिए एकोमोडेट कर रहा है या हमसे एडजस्ट करेगा या अच्छे रिलेशन हो पाएंगे। तो अफगानिस्तान से हमको अपने रिलेशन अच्छे करने होंगे, तो वो हम कर रहे हैं, कोशिश पूरी जारी है। दूसरी चीज, हमने जो एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ईमैक शुरू किया हमने, ये मिडिल ईस्ट से हमने जब शुरू किया है ये MECC, तो वो से एक हमारा है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ही प्रोजेक्ट है जो ईरान अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए सेंट्रल एशिया जाता है ये। तो जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक्चुअली CPEC का काउंटर है हमारे लिए, तो पर हमको काम करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए ये है कि अगर हमें इस एरिया में अपना एक वर्चस्व बनाना है जी, तो हम ये करनी होगी कि चीन को छोड़ करके और पाकिस्तान को छोड़ करके जो बाकी साउथ एशियन देश हैं उनसे हमारे ट्रेड रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस, पीपल टू पीपल टाइज जितने ज्यादा अच्छे और मजबूत हो सके तो हमें मजबूत करने चाहिए, ताकि हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सुझाव आपने दिया सर, बहुत अच्छा सुझाव दिया, बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं मनीष सिंघवी जी को भी आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे पास काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना कि चीन को सीधे हॉट वाटर मिल रहा है, मतलब उसे प्रशांत एशिया पैसिफिक ओशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे इंडियन ओशियन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने यहाँ से सीधे सामान वो भेज सकता है, मिलिट्री भी भेज सकता है, मंगा भी सकता है। दो तीन बहुत महत्वपूर्ण ग्वादर बातें हैं। एयरपोर्ट उन्हीं के कंट्रोल, पोर्ट उन्हीं के कंट्रोल में है। एक तो जो फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है कि उन दोनों को छोड़कर बाकी जगह से हम बेहतर कर लें। हमारे आपके सामने सब है कि बांग्लादेश में इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ, हमको खबर ही नहीं थी। और बांग्लादेश से हमारे क्या रिश्ते हैं मोदी जी के आने के बाद, ये सबके सामने है। नेपाल से क्या रिश्ते हैं, सबके सामने। श्रीलंका से क्या रिश्ते हैं, सबके सामने है। तो पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ का जो हब है, यहाँ पर भारत के रिश्ते किस तरह मोदी जी के आने के बाद ख़राब हुए हैं और किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी पर हम फेल किए हैं, ये सबके सामने है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब भारत पाकिस्तान के बीच में बात हुई। ट्रंप 8 बार कह चुके हैं, 8 बार। सवाल इस बात का है कि अगर ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत है, तो जिस भाषा में इंदिरा गांधी जी ने जवाब दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति को, आप उसी भाषा में ट्रंप को जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे जवाब आप? क्यों डर रहे हैं आप? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारी चीजों के बीच में एक चीज आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आज ट्रंप ने आईफोन को डांटा है कि भारत में उत्पादन करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। मतलब आप कई मोर्चों पर गिरे हुए हैं। आप कैमरे के सामने आपका खून गर्म हो और आप लंबे लंबे डायलॉग देते हैं, उससे देश नहीं चलेगा। आप कई मोर्चों पर हैं। उधर बीजिंग में 3 देशों के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उधर ट्रंप मतलब ये तो कही रहा है कि हमने मध्यस्थता की ट्रेड के लिए, लेकिन आईफोन को डांट भी रहा है कि तुम भारत में प्रोडक्शन मत करो। और आप सवाल इस बात का, आप विपक्ष को घेरे में लेकर, विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार रोककर आप क्यों डर रहे हो सवालों से? हमारा काम है सवाल पूछना, हम सवाल पूछेंगे। आप क्यों इससे घबरा रहे हो कि हम सवाल पूछते हैं? सवाल पूछना हमारा काम है। आप जवाब दो ना कि हां हमने ये किया, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आपकी सारी पॉलिसीज गलत हो रही हैं और अब आप सिर्फ और सिर्फ एक जिंगोइस्टिक फीलिंग बनाकर, और मोदी जी तैयार वार होकर कैमरे के सामने लंबे लंबे मेरे नसों में सिंदूर, गरम सिंदूर बहता है, इस तरह के फिल्मी डायलॉग मारकर आप देश की समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। हीरो वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनसे उनकी भी ओपिनियन ले रहा हूं। उन्होंने हैंड रेज किया था। वाजपेयी जी, गो अहेड प्लीज। देखिए, मैं पहले भी कहा कि बार बार विपक्ष सवाल पूछने के लिए है और उसके लिए सवाल पूछना विपक्ष का फर्ज बनता है। लोकतंत्र में विपक्ष भी एक जनता का सवाल पूछने का है, लेकिन आप अपने ही लोगों की बात ना मानकर
कभी पाकिस्तान की बात मानते हो कि पाकिस्तान ये कह रहा है, कभी चीन की बात मानते हो, कभी ट्रंप की बात मानते हो, लेकिन भारत के नेतृत्व, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री की बात आप नहीं मान रहे। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जो हम बताएं वो गलत, जो ट्रंप बताए वो सही। ट्रंप ने कहा सही है। अभी ट्रंप के साथ मोदी का जब कार्यक्रम हुआ था तब मोदी खराब, ट्रंप खराब। आज ट्रंप ने कह दिया तो ट्रंप सही है। मुझे इसी बात से कष्ट है, सवाल पूछने से कष्ट नहीं है। और युद्ध हो, छोटा स्वरूप हो, बड़ा स्वरूप हो, हमने वो करके दिखाया। इसको पाकिस्तान की मरियम नवाज स्वीकार कर रही है, पर कांग्रेस नहीं स्वीकार कर रही। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लिया, ये ले तो ठीक है, हमने तो गलत है। वही बात है, एक वोट बैंक के आसपास की भाई सवाल इस बात का है कि हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। नहीं, एक मिनट, तरह का वीरता स्वीकार नहीं कर सकते। अरे भाई आप आत्मश्लाघा से बाहर आइए, आत्मश्लाघा से बाहर आइए। वाजपेयी जी धन्यवाद सर, वाजपेयी जी धन्यवाद, वाजपेयी जी धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके 10 सेकंड। भाई ये कह रहे हैं कि सवाल पूछने का हक है, और ये जब सवाल पूछो तो कहते हैं कि साहब आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अरे आपकी बात कैसे मान ले? आपने तो ये भी कहा था कि कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, और आपका अपना आर्मी का मेजर जनरल, मैंने 10 एग्जांपल दिए कि चाइना घुसा हुआ है, आपका अपना सांसद कह रहा है, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो आप उसको उसी भाषा में जवाब दीजिए ना, किसने रोका? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में आप सब ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आपके समक्ष करना चाहता हूँ। भारत समाचार लोक संगीत का एक बहुत ही बड़ा और वृहद कार्यक्रम लेकर आ रहा है। फोक संस्कृति का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो 8 जून रविवार से भारत समाचार पर रात 9 बजे प्रसारित होगा। हम इसकी कुछ झलकियाँ आज आपको दिखाना चाहते हैं। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे फोक भारत के मंच पर भारत समाचार पर लगा है समाचार के साथ संस्कृति, संगीत और संस्कार का समागम। स्वागत कर जाओ देश के सुपरस्टार लोक गायक और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी के। राजा जी एक करे ताराल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। संगीत का सबसे बड़ा त्योहार गोदन भागु गई बेरे गोदना गोदन गोदन हारी रे गोदन भागु गई बेरे गोदना। आवन उड़ा दी अचरवा बनमुजी, आवन उड़ा दी अचरवा बनमुजी। अरे खातिर कन्या दादवा एको बेटी दे देता। गाल के चुमती झुमती बन के कान के तोहरा बाली, कि भगवान बना दिहते काशी हमके होठवा के हाथ डाली। राते बलबुआ निहले गारी हो तरकारी के बीनाना। फोक भारत देखिए 8 जून से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ भारत समाचार पर। प्रेजेंटेड बाय एमवी एजुकेशनल ग्रुप, एक कदम सफलता की ओर। पावर्ड बाय राजेश मसाले, अब आएगा खाने में स्वाद। आरब ग्लोबल ग्रुप, को पावर्ड बाय नोवा, आरपीएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी।